नमस्कार साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 61। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। विभिन्न तरीकों से शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। फॉलोइंग टेस्ट आर यूज मेजर स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फॉर्म। मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है उसको, जो आपके डिफरेंट फॉर्म है उन्हें किस टाइप में आपका मेजर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा है आपका सिटअप, ऑप्शन नंबर 2 है आपका स्क्वाट जंप, ऑप्शन नंबर 3 है आपका मेडिसिन बॉल थ्रो, ऑप्शन नंबर 4 है आपका पुलअप्स। ठीक है, तो इसके जो आपका एक ग्रुप बनाया गया है, तो इसमें देखना है ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इसमें आपको 2 ग्रुप हैं, 1 और 2 लिया है। ऑप्शन नंबर 2 में आपका सेकंड और थर्ड लिया है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका 3 और 4 लिया है। ऑप्शन नंबर 4 में 1 और 4 लिया है। तो इसमें जो आपका स्ट्रेंथ हमें देखना है कि स्ट्रेंथ की जो मेजर करने के जो फॉर्म है वो कौन कौन से हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को जो मेजर करता है मेनली आपका है आपका पुलअप्स और आपका सिटअप्स। तो देखना है किस ग्रुप में आ रहा है आपका पहला और चौथा। तो आपका पहला और चौथा आपका रहा है 4th नंबर पे आ रहा है। किसमें आ रहा है? 4th नंबर। तो आंसर होगा आपका चौथा, इसका आंसर होगा। तो आपका जो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आपका सिटअप्स और आपका पुलअप्स है। सिटअप्स कैसे लगाते हैं आपको मालूम ही है, सब्जेक्ट लेन नाउन सुपाइन कंडीशन। ठीक है, और आपका पुलअप्स में क्या होता है, बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल बार रहेगी, उससे बॉडी को ऊपर की ओर खींचा जाता है। ठीक है, तो पुलअप्स से आपकी आर्म स्ट्रेंथ डेवलप होती है और आपका सिटअप से आपकी जो स्टोमक की मसल्स होती हैं, आपका उस स्टोमक की मसल्स आपकी उससे डेवलप होगी। जे क्राउज वेवर टेस्ट में आपका सिटअप होता है टू मेजर मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, तो आपका देखना है कि जो स्ट्रेंथ के जो मेजर करने के डिफरेंट फॉर्म थे आपका, उसमें आपका सिटअप्स और पुलअप्स है। सिटअप लेट के किया जाता है सुपाइन कंडीशन में, और जो पुलअप्स होगा वो आपका किसी भी हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करके आपको बॉडी को रेज करना पड़ेगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आप इसमें सही है, आपका चौथा, पहला और चौथा सही इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, उस देखिए, अरेंज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें आपको परिसंचरण दिया है। यहाँ पर होगा आपका श्वसन तंत्र होगा आपका, यहाँ पर परिसंचरण ये है, हिंदी में मिस्टेक से लिखा गया है, तो यहाँ पर होगा श्वसन तंत्र होगा। तो कह रहा है कि अरेंज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि मान लो ऊपर से नीचे तरफ आना है आपको है, तो आपके जो आपका ऑर्गन होते हैं इसमें दिया, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आपका नोज, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है लेरिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है लंग्स। तो ये सीक्वेंस होता है नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया है हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि इसमें जो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन 62 में क्या कह रहा है, आपका नोज, और आपका पहले में आपका नोज है, दूसरे में आपका लेरिंग्स है, तीसरे में आपका ट्रैकिया है, चौथे में आपका लंग्स है। तो एक सीरीज बनाई गई है, उसमें कैसे आप देखेंगे उसको देखिए। तो आपका नोज सबसे पहले आएगा, नोज के बाद आपका लेरिंग्स आएगा, फिर आपका आएगा ट्रैकिया, फिर लंग्स। तो आपका जो सीरीज है हमारी 1 2 3 4, ये सीक्वेंस जो बनेगा हमारा 1 2 3 4, जो हमारे जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो आपका ऑर्गन्स होते हैं, आपका सबसे पहले आपका नोज, फिर आपका लेरिंग्स, फिर आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपका लंग्स। ठीक है, तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो चौथा सही होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, देखिए, प्रशिक्षण भार को निर्धारित करने के वस्तुनिष्ठ माध्यम में सम्मिलित कीजिए। द ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ जजमेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड कंसिस्ट। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रशिक्षण जब हम ट्रेनिंग दी जाती है, जब हैवी ट्रेनिंग दी जाएगी
तो उस समय कौन कौन से जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो उनके जो कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हमारे सम्मिलित रहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, पहले हम देखते क्वेश्चन को देखिए। प्रशिक्षण भार को निर्धारित करने के वस्तुनिष्ठ माध्यम को सम्मिलित कीजिए। द ऑब्जेक्ट मीन्स ऑफ जजमेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड कंसिस्ट। ठीक है, कि कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग लोड होता है तो उसको हम कैसे जजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है ये कोड दिए हैं, कोड ये आपका इसमें कोड दिया है। तो कोड में हमें किसी किसी में 2 है, किसी में 3 मिलेंगे आपका, तो इसमें 2 मिला है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इसमें ऑक्सीजन का उपयोग, नंबर 2 है सूखे ओंठ, और नंबर 3 है अनिद्रा मतलब आपका स्लीपनेस। ऑप्शन नंबर 4 है लैक्टिक एसिड का जमाव, आपका लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन, ठीक है, या एक्यूमुलेशन। अब इसमें देखिए आपको देखना है कि जो कोड है इसमें कौन सा कोड हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि एक कोड में 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। तो पहले कोड में कह रहा है कि आपका कि पहले में तो कह रहा है ऑक्सीजन का उपयोग और सूखे ओंठ, ये हमारा नहीं है। ठीक है, आपका दूसरे में कह रहा है आपका दूसरा और तीसरा। दूसरा कह रहा है सूखे ओंठ और अनिद्रा, ये भी नहीं है हमारा। ठीक है, तीसरे में कह रहा है आपका तीसरा और चौथा मतलब अनिद्रा और लैक्टिक एसिड, ये भी नहीं है। जो इसका सटीक आंसर है हमारा है वो आपका पहला और चौथा, ऑक्सीजन का उपयोग मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन। जब हम आपका ट्रेनिंग लोड देते हैं तो उस समय जजमेंट जो होगा हमारा वो आपका पहला आपका ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होगी, और प्लस जब आपका ऑक्सीजन खपत ज़्यादा होगी और हैवी लोड होगा तो लैक्टिक एसिड का आपका फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? लैक्टिक एसिड का बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो सटीक इसका आंसर है हमारा वो चौथा आंसर हमारा सही है। क्या हमारा चौथा आंसर इसका सही है? बात समझ गए? तो हमारा आपका ऑक्सीजन का उपयोग और लैक्टिक एसिड का जमा। कोड वाले हैं, थोड़ा सा अभी समय लगेगा आपको क्वेश्चन समझने में। ठीक है, कोड वाले क्वेश्चन को थोड़ा समय लगेगा। आप देख सकते हैं, अब देखिए जैसे आपने 61 देखा, 61 को हम पुनः देख लेते हैं एक बार। 61 देखा, ये भी हमारा कोड वाला था। ठीक है, इसमें आपने देखा कि जो हमारा स्टेंट को डिफरेंट स्टेंट को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट प्रकार के फॉर्म है वो कौन कौन थे हमारा। तो हमने कहा आपका सिटअप था और आपका क्या था हमारा पुलअप्स था। तो आपका कोड बना हमारा पहला और चौथा, तो पहला और चौथा सही हो गया था हमारा इसमें। ठीक है, अब हमारा इसी तरह हमारा 62 क्वेश्चन को एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि कोड वाले में थोड़ा सा आपको अभी टाइम लगेगा। 62 में क्या था हमारा कि अरेंज द ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे ऑर्गन्स हैं नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, इस तरह हैं, तो सीक्वेंस में बैठाना है कि कौन सा क्रम हमारा सटीक बैठ रहा है। तो इसमें हमारा पहले आपका मतलब क्रम देना है। इसमें कोड चारों दे दिए हैं। कोड आपके 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो इसमें जो हमारे दिखना है कि जो सीक्वेंस में जो कोड आ रहा है कौन सा आ रहा है। पहला तो पहला नहीं आ रहा, पहला, दूसरा, चौथा। आपको लंग्स लास्ट में होता है, ये भी समझिएगा आपका। तो इसमें जो हमारा सटीक आंसर जा रहा है आपका नोज पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे नोज है। दूसरे नंबर पे आपका लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स दूसरे नंबर पे जा रहा है। तीसरे नंबर पे हमारा ट्रैकिया है, तीसरे नंबर पे ट्रैकिया जा रहा है। चौथे नंबर पे लंग्स है, चौथे नंबर पे लंग्स जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा चौथा सही होगा। क्या होगा? हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, अब इसमें ये वाला आंसर हमारा सही है। अब हम अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ये भी क्लियर होगा। 63 हो गया, रिवाइज कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 64 पे देखो आप। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। 64 कह रहा है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में भरपूर चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। वर्लपूल थेरेपी यूज्ड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इंक्लूड। ठीक है, वर्लपूल चिकित्सा जो होती है उसमें आपका
कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें भी कोड वाला है आपका। तो जो जो वर्कफुल जो बात होता है वो थेरेपी होती है, उसमें कौन कौन से हैं, तो आपका पहला जो है मालिश, मालिश आपका वर्कफुल बात में यूज किया जाता है। आपकी वर्क की थैली, आपका वर्क की थैली नहीं यूज की जाती है। पानी डुबोना, ये भी आपका पानी डुबोना आपका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें, ठीक है, तो आपका पानी डुबोना भी यूज किया जाएगा। पानी मतलब आपको कहेंगे वाटर इमर्सन, वाटर इमर्सन, इसमें मसाज भी होगी और वाटर इमर्सन होगा और आइस पैक नहीं होगा और इंफ्रारेड नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा इसमें जो हमारा जो कोड है, आपका पहला और तीसरा कौन सा इसमें कोड सही हो रहा है, तो पहला और तीसरा देखेंगे। पहला में नहीं सही है, दूसरे में हमारा सही बैठ रहा है, आपका पहला और तीसरा जो कोड सही है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो वर्कफुल थेरेपी है उसमें आपका मसाज और आपका वाटर इमर्सन, वाटर इमर्सन मतलब पानी में डुबो देना। आप किसी भी टब में पानी को लेंगे और उसमें आपको इमर्सन मतलब आपका जो जिस पार्ट में आपकी इंजरी होगी उसको डुबोएंगे आपको, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसमें मसाज और वाटर इमर्सन सही है आपका वर्कफुल थेरेपी में। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आप, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व। कहने का मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल जो थेरेपी है वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। हिंदी में देखिए, शरीर क्रियाकलाप में जैविक आधार, या बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। तो जब हम बायोलॉजी के बेसिस पढ़ते हैं या जैविक आधार के बारे में पढ़ते हैं तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एज एंड सेक्स, वृद्धि एवं विकास, यही तो पढ़ते हैं ना। जब आपने पिछली क्लास में देखा होगा, जब मैं जो हमारी क्लासें पढ़ी हुई हैं तो उसमें देखा होगा कि जो बायोलॉजी विकास में क्या होता है, एज एंड सेक्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। किया नहीं किया आपने? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि विकास में क्या अंतर है, ठीक, एज एंड सेक्स में क्या है, ठीक है। तो बायोलॉजी बेसिस के अंदर आपका एज एंड सेक्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। तो देखना है इसमें ऑप्शन नंबर आपका, ये भी हमारा कोड वाला सिस्टम है। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व, तो बायोलॉजी एक तो पहला सही है हमारा इसमें क्या, एज एंड सेक्स सही है, एज एंड सेक्स सही है, एज एंड सेक्स या सेक्स एंड एज, ठीक है। दूसरा हमारा ग्रोथ एंड एक्सरसाइज, ये भी हमारा सही है पहला। और आपका मोटर स्किल इसके अंतर्गत नहीं आता है, ट्रेनिंग और ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कोड हमारा पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में आ रहा हो वो हमारा सही हो। तो आपका इसमें देखेंगे आपका पहला और दूसरा हमारा किस कोड में आ रहा है, पहला दूसरा आपका पहले ऑप्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है? पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो आंसर सही होगा पहला। मतलब कहने का मतलब सेक्स एंड एज और ग्रोथ एंड एक्सरसाइज बायोलॉजिकल बेसिस एक्टिविटी में सम्मिलित होते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 66 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 66 कह रहा है, अरेंज द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन सीक्वेंस थ्रू विच ब्लड फ्लो। अरेंज द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का हमें जो ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का जो फ्लो है उसका सीक्वेंस को हमें देखना है। ठीक है। तो हमें आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आपने देखा होगा, ये वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने बेहतर से बेहतर तरीके से बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि आपका जो ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट से बॉडी तरफ कैसे जाता है, किन किन ऑर्गन्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम देखते हैं कि अरेंज द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ए सीक्वेंस थ्रू विच फ्लो ब्लड फ्लो, मतलब जो रक्त का जो प्रवाह है, इंग्लिश में लिखिए रक्त के प्रभावित होने के क्रम,
आप हिंदी देखो, रक्त के प्रवाह, रक्त का जो प्रवाह होता है, बहाव होता है, वो किस क्रम में होता है। रक्त का जो प्रवाह होता है, जो बहाव होता है, वो किस क्रम में होता है, उसको देखना हमको। ठीक है, सपोज जैसे इसमें देखिए आपका, पहले तो हम छोटा सा आपका हाइट बनाएंगे। आप इसमें देखो, आप ये हमारा हाइट हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो फ्लो बनेगा, जो फ्लो बनेगा हमारा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कलर से थोड़ा सा मैंने इंडिकेट किया है, जो आपका ब्लू कलर का वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जो मैंने रेड किया है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अब देखिए सबसे क्वेश्चन पहले हमें ऑप्शन के अनुसार से टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है हृदय पहले नंबर पे, दूसरे में महाधमनी, तीसरे पे दिया है धमनी, चौथे पे दिया आपका 4 नंबर पे दिया है कैपिलरीज। तो सबसे पहले हृदय की बात कर रहा है। हृदय के बाद आपका ब्लड का फ्लो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है पहला आपका हार्ट, अरोटा, आर्टरी और आपका कैपिलरीज। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 कह रहा है हमारा, जो 4 कह रहा है उसको देखते हैं हम। नंबर 3 पहले नंबर सीक्वेंस पे है आर्टरीज। ऑप्शन नंबर 2 पे हमारा अरोटा। एक मिनट आप देखेंगे इसको, सीक्वेंस देखना हमको है। तीसरे चौथे के हिसाब से हमारा जा रहा है, तीसरा पहले नंबर पे हमारा आर्टरीज है अरोटा है ना। ऑप्शन नंबर इसमें जो पहला आपको ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा इसमें। देखो दूसरे देखते हैं, पहले देखते हैं कौन सही हो रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो इसमें दे रहा है, दूसरे को हम देखते हैं। पहले नंबर पे कह रहा है हमारा हार्ट, दूसरे पे कह रहा है अरोटा, तीसरे पे कह रहा है आर्टरी, चौथे पे कह रहा है कैपिलरीज। बिल्कुल अभी तक हम मानते हैं कि दूसरा सही है। चौथा भी देखते हैं, चौथे पे हमारा क्या हुआ कैपिलरीज, फिर हमारा आर्टरी, फिर हमारा आपका अरोटा। बिल्कुल नहीं है ये वाला तो। ठीक है, तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, पहले नंबर पे आपका अरोटा, दूसरे पे आपका आर्टरीज, चौथे पे आपका हार्ट। ये भी नहीं है हमारा। ठीक है, अब पहला देखते, दूसरा नंबर देखते हैं। पहले नंबर पे हमारा है आपका पहले नंबर पे है आपका हार्ट, मान लो हृदय हो गया आपका, यहाँ से लेते हैं। दूसरे पे आपका अरोटा, वेरी गुड, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये अरोटा हमारी क्या है, अरोटा है, और अरोटा 2 भागों बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोलिक प्रोसेस होगा, क्या होगा, संकुचन की क्रिया होगी। जब सिस्टोलिक प्रोसेस होगा तो आपका ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा। कहाँ जाएगा, अरोटा में जाएगा। अरोटा से कहाँ जाएगा, हमारा बॉडी में जाएगा। तो पहला हमारा हो गया आपका हार्ट, दूसरा हो गया हमारा अरोटा, फिर अरोटा डिवाइड आर्टरीज फिर कैपिलरीज। ये सीक्वेंस हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। पहले हमारा हार्ट, हृदय, फिर हृदय से हमारे आपका जो 4 चैम्बर हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल तो एक साथ होता है, जब सिस्टोल होगा तो आपकी अरोटा कनेक्ट होती है, अरोटा कनेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। जब सिस्टोल होगा तो आपका अरोटा के माध्यम से कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी
अब बॉडी में जाएगा तो बॉडी, तो अब जो अरोटा है वो आपके लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके बाद वो विभिन्न शाखाओं में आपकी डिवाइड हो जाती है, वो आर्टरीज में डिवाइड होती है। आर्टरीज के बाद क्या होता है, कैपिलरीज। तो आपका पहला हुआ आपका हार्ट, दूसरा हुआ अरोटा, तीसरा हुआ आपका आर्टरी, चौथा हुआ आपका कैपिलरीज। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया आपका ये वाला। ठीक है, आपका देखिए 60 जो क्वेश्चन था, चौथा भी देख लेते हैं एक बार। आप उस देखिए चौथा में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर पे कह रहा है वो आर्टरीज को कह रहा है। मान लो आर्टरीज मान लेते हैं, आर्टरीज। तो फिर आर्टरीज के बाद ले जा रहा है आपका अरोटा। ठीक है, अरोटा के बाद ले जा रहा है हार्ट, हार्ट के बाद ले जा रहा है आपका कैपिलरी। ना, ये आपका गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही सही होगा। क्लियर है ना? ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, हृदय में आपके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं आपके हृदय में। आपके 4 चैम्बर होते हैं। आप देखो एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा। ये 4 चैम्बर है आपके, ठीक है, 4 चैम्बर है। ये आपका क्या है? ये आपका राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी अरोटा कनेक्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे अरोटा कनेक्ट है जो बॉडी को उड़ जाती है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट है। जो ये आपका राइट वेंट्रिकल है, इससे आपकी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट है, जो कहाँ जाती है? हमारी लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। और लंग्स के बाद ब्लड को आपका एक्सचेंज करती है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसके बाद फिर पुनः आपका आती है, कहाँ आता है? पल्मोनरी वेंस में आता है। पल्मोनरी वेंस के थ्रू आपका फिर आपका कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? आपका लेफ्ट आर्टियम में आएगा। लेफ्ट आर्टियम के बाद फिर सिस्टोल होगा, तो आपको बाइकस्फीड वाल्व ओपन होगा। देन बाइकस्फीड के बाद आपका आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, फिर सिस्टोल होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो बॉडी आपका सप्लाई होगी अरोटा के थ्रू, आपकी कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा, हमारा दूसरा ही बैठेगा। हम अगर मान लेते कि चलो आर्टरी ले ली उन्होंने, ठीक है, आपका पल्मोनरी आर्टरी ले लेते हैं। यहाँ पे हम पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो लंग्स के बाद जो हमारा पल्मोनरी वेंस में आता है, तो वेंस कहीं है ही नहीं यहाँ पर, है ना? तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा 100% सही है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ गया होगा। जब मैं आपको एनाटॉमी में फिर दोबारा आएंगे तो और बेहतर से प्रयास करेंगे, बल्कि आपको यहाँ से समझ आ होगा। और जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं वो वीडियो देख रहे होंगे, उनके पास सर्कुलर सिस्टम का है, क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है हमारा कि इन द क्वेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपटीशन आर प्लेड। ठीक है, कहने का मतलब है प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। हमें परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं हम, परफॉर्मेंस को हम बढ़ाना चाहते हैं। कह रहा है कि द क्वेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंस, मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो किस टाइप के कंपटीशन को फॉलो हम करेंगे, किस टाइप के कंपटीशन को फॉलो करेंगे। तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं। सीक्वेंस में सेट करना है उसको। ठीक है, तो ये भी हमारा कोड वाला है। नंबर 1 पे है आपका मेन कंपटीशन। अब हमें देखना है कि हम पहले हम छोटी प्रतियोगिताएं खेलते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर मेन प्रतियोगिताएं पे आते हैं। पहले हम सबसे पहले छोटी प्रतियोगिताओं पे आते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस है आपका है वो देखना है। तो सबसे पहले आता हमारा है
कि इसमें जो बिल्डअप कंपटीशन आता है, नंबर 1 पे आएगा हमारा, कौन सा आएगा? बिल्डअप कंपटीशन। नंबर 1 पर आएगा बिल्डअप। सबसे हम बिल्डअप कंपटीशन को स्टार्टिंग करते हैं, बिल्डअप कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं। इन्हें हिंदी में बोलते हैं क्षमता निर्माण प्रतियोगिता। फिर इसके बाद हम आते हैं माइनर कंपटीशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? माइनर कंपटीशन पे। तो दूसरे नंबर पे माइनर हो जाएगा। बिल्डअप के बाद माइनर कंपटीशन। माइनर के बाद हम आते हैं आपका मेजर कंपटीशन पे आएंगे। किस पे आएंगे? मेजर पे आएंगे। नंबर 3 पे आ जाएगा ये हमारा। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आएंगे मेन कंपटीशन पे आएंगे। किसके में आएंगे? मेन कंपटीशन पे। ये हमारा चौथा है। तो देखना जो सीक्वेंस आएगा, पहला नंबर 1 पे आपका नंबर 1 दूसरे नंबर पे है, फिर नंबर 2 पे हमारा ये वाला पहले नंबर पे क्या हमारा है? आपका 2 है। फिर आपका नंबर दूसरे पे हमारा तीसरा है, माइनर कंपटीशन है। नंबर हमारा चौथे पे जो है तीसरे नंबर पे चौथा आ रहा है, वो आपका मेजर पे आ रहा है। ठीक है। और पहले पे लास्ट हमारा चौथे नंबर पे हमारा पहला आ रहा है, मेन कंपटीशन आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए दोबारा आप देख लो। जो ऑप्शन नंबर है हमारा 3 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हमारा 3 सही है। अब 3 में अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर पे हमारा आ रहा है आपका बिल्डअप। तो बिल्डअप पहले रख दिया हमने, तो क्रमांक हमारा दूसरा। फिर दूसरे पे हमारा आ रहा क्या? हमारा आपका आ रहा है माइनर, तो माइनर रख दिया। फिर इसके हमारा आ रहा मेजर। फिर चौथे नंबर पे मेजर था हमारा, उसको रख दिया। तीसरे नंबर पे रखा हमने। फिर आपका क्या है? मेन कंपटीशन। तो आंसर सही होगा हमारा तीसरा आंसर भैया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? अब हम अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। हाँ, वाइल कंस्ट्रक्टिंग टाइम टेबल ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास द फैक्टर टू बी कंसीडर। जब हम फिजिकल एजुकेशन का टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब टाइम टेबल बनाना, ठीक है, तब उस समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए समय सारणी बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? फिजिकल एजुकेशन स्पेशली बात कर रहा है। फिजिकल एजुकेशन जब टाइम टेबल बनाएं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो ये भी कोड वाला है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका है वो आप देखिए, इसमें कि जो पहली प्राथमिकता रहती है हमारी है वो आपकी रहती है एबिलिटी ऑफ फैसिलिटी कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, सुविधाएं क्या क्या हैं, ठीक है। और फिर हमारा है आपका स्टूडेंट की नीड, क्या नीड है हमारे, नीड क्या है, ठीक है। अब हमें जो मैंने सीधे मैं आंसर पे आता हूं, तो हमारा तीसरा और चौथा कोड बैठ रहा है आपका। तीसरा और चौथा कोड है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तीसरा और चौथा कोड ऑप्शन नंबर 2 में सही है। देखिए चारों पर चर्चा कर लेते हैं हम। संस्था की प्राथमिकता नहीं। नंबर 2 पे अभिभावकों की सुविधा, उस पर नहीं। हम देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन टाइम टेबल मेन होता है कि आपकी फैसिलिटी क्या है, हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या सुविधाएं हैं, और हमें विद्यार्थियों की किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो 2 मेन पॉइंट इसमें हैं। तो आपका पहले नंबर पे हमारा आपका फैसिलिटी आता है और आपका स्टूडेंट का, आपका विद्यार्थियों की आवश्यकता, नीड। तो तीसरा और चौथा सही है। क्लियर हुआ आपका? कोड नंबर आपका आंसर आपका दूसरा सही है, उसमें 3 और चौथे कोड हैं आपके। क्लियर? अगले क्वेश्चन से चलते हैं। समझ में तो आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका 69 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डू नॉट प्रोड्यूज। अब नॉट पे ध्यान देखो। प्रोड्यूज हीट और एनर्जी, मतलब कहने का मतलब कौन सा इसमें आपका कंपोनेंट है, आपके जो
बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर या विटामिन और वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, 6 कंपोनेंट में कौन सा है जो एनर्जी नहीं देता है? ठीक है, एनर्जी नहीं देता है, नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, एनर्जी नहीं देता है। तो आपको जो प्रोटीन है, आप जान ही रहे हैं कि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? 4 कैलोरी मिलती है। अब आपको फैट से 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है? 9 कैलोरी यूज मिलती है। कीजिए 1 ग्राम से 1 ग्राम आपका प्रोटीन से 4 कैलोरी है, कैलोरी, ठीक है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलेगी। ठीक है, 1 ग्राम फैट लेंगे तो 9 कैलोरी जो वो मिलेगी। क्लियर? अब इसमें प्रोटीन हो गया हमारा, फैट हो गया। अब जो बचा हुआ है कि कह रहा कि नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, कि जो हमें जो कंपोनेंट हैं बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनसे आपकी क्या है एनर्जी नहीं मिलती है? क्या नहीं मिलती है? आपकी एनर्जी नहीं मिलती है। तो आपका कोड नंबर 2 और कोड नंबर 4 मतलब आपका विटामिन और मिनरल। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका दोनों सेट हो रहे हैं, कोड नंबर 2 और 4। तो आपका आंसर क्या होगा? चौथा सही होगा। ठीक है, आपका चौथा सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका वही है। ठीक है, हिंदी देख लो उसको। निम्नलिखित में से कौन सा आहार ताप और ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है? ठीक है, तो आपका विटामिन ऊर्जा नहीं देता है और खनिज लवण ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो क्या कह रहा है कि इंटरनल लोड इज जज बाई। जो इंटरनल लोड होता है, जो आंतरिक थकान होती है, उसको हम कैसे जज करेंगे, कैसे आपको उसका जजमेंट करेंगे, कैसे आपको पहचान करेंगे उसकी? तो आंतरिक इसमें भार की परख कैसे की जाती है? जब हम थके होते हैं तो इंटरनल जो फटीग होती है, कैसे उसको हम देखेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा कोड वाला है। तो लोड वॉल्यूम, पहले में कह रहा है लोड वॉल्यूम, दूसरे में कह रहा है पल्स रेट। देखो लोड हमें अब जानना है कि इंटरनल की बात कर रहा है हमको। इंटरनल देखो मैंने देखना है इंटरनल की बात कर रहा है वो। तो जब इंटरनल होता है हमारा, आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो पल्स रेट होती है वो इंटरनल बताएगी आपको कि पल्स रेट हमारी जब थकान होगी तो बढ़ी रहती है, वो सामान्य अवस्था से बढ़ जाती है। अब और दूसरा है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड का बनना प्रारंभ हो जाता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये आपका कोड है 2 और 4 सही है। तो 2 4 कहाँ दिया है आपका? दूसरा ऑप्शन सही है। क्या सही है हमारा? ऑप्शन नंबर दूसरा। इंटरनल की बात कर रहा है, इंटरनल पल्स रेट, जो पल्स रेट होती है उससे जजमेंट कर सकते हैं हम फटीग को। और प्लस आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का बनना प्रारंभ होता है जिससे हमको थकान महसूस होती है। और लोड इंटेंसिटी और लोड वॉल्यूम ये हमारे क्या है? एक्सटर्नल है। वॉल्यूम क्या है कि कितने समय तक हमने कार्य किया। आपका लोड वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमने काम कितने घंटे किया। हमने सुबह और शाम हमारी ट्रेनिंग चलती है, 2 घंटे सुबह हमने वर्कआउट किया, 2 घंटे शाम को वर्कआउट किया, तो हमारा क्या होगा? वो वॉल्यूम हो गया, हमने 4 घंटे वर्कआउट किया। लोड इंटेंसिटी, अब हमारा ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। आपका अगर लोड हाई होगा
तो वॉल्यूम हाई होगा, तो इंटेंसिटी लो होगी, और आपका लो वॉल्यूम होगा तो इंटेंसिटी हाई हो गई। अगर हम यही कहें कि हमें मैराथन दौड़नी है तो हम इंटेंसिटी धीमी गति से दौड़ेंगे। अब हम कहें कि 100 मीटर दौड़ना है तो इंटेंसिटी हम तेज कर देंगे। क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। अब हमारा इसका जो आंसर हमारा इंटरनल किससे होगा? पल्सेट और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। ठीक है, दूसरा चौथा। अब हम अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द मेन रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज आइडेंटिफाई विथ ए। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की प्रमुख भूमिका को पहचान किस रूप में की जाती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है लीडर, प्लानर, मैनेजर और मोटिवेटर। इसका जो आंसर है वो आपका होगा नेता के रूप में। मेन जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है एज ए लीडर, क्या होता है? एज ए लीडर होता है। ठीक है, तो एज ए लीडर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, क्वेश्चन 72 कह रहा है आइडेंटिफाई द एरिया विच इज नॉट सो रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन टीचिंग प्रोफेशन। हिंदी शिक्षण व्यवसाय को सफलता के लिए अति आवश्यक नहीं है। शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए अति आवश्यक नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षण व्यवसाय की जो क्वेश्चन नंबर 72 है, शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। वो आपका जो आंसर होगा वो समाज सेवा आवश्यक नहीं है। बाकी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और आपका ह्यूमन रिलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि सोशल सर्विस जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट कह रहा है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन जो है इसको देखिए, ये एलटी में आया भी था। किस में आया था? एलटी में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है पर्पज ऑफ द टेस्ट, पर्पज ऑफ द टेस्ट इज मेजरमेंट थ्रू। मतलब हमें टेस्ट का जो पर्पज पूरा करे, मतलब उद्देश्य पूरा करे, वो कौन करता है उसको देखना है हमारा। तो आपका क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, मैंने जब टेस्ट में पढ़ाया था तो उसमें क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण में क्या क्या आता है, तो उसमें अच्छे परीक्षण में आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आपका ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स, स्टैंडर्ड नॉर्म्स आते हैं। तो मेन कह रहा है कि जो हमारा पर्पज की बात करें हमारा, उसमें हम क्राइटेरिया गुड टेस्ट में आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आपका ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्ड नॉर्म्स 4 हैं। अब उसमें से चारों में से जो हमारा पर्पज कौन पूरा कर रहा है, उद्देश्य जिसके लिए हमने टेस्ट बनाया है वो कौन पूरा करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सही होगा हमारा वैलिडिटी। क्या होगा? वैलिडिटी, वैधता। जहाँ पर्पज की बात करें, जहाँ आपकी पर्पज की बात करें तो आपको सीधे सीधे आपको मानना है आपका वैलिडिटी। ठीक है, टेस्ट जिस चीज़ के लिए बना है वो उसके काम पूरा कर रहा है, तो आपका होगा क्या होगा हमारा, जिस चीज़ के लिए हमारा टेस्ट बना हुआ है, पर्पज ऑफ द टेस्ट मेजर थ्रू वैलिडिटी। मतलब जिस चीज़ के लिए वो टेस्ट बना हुआ है वो उसका वो पूरा मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको जहाँ पर्पज की बात करें सीधे सीधे कुछ नहीं सोचना, आपको वैलिडिटी मानना है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता है, इसमें इसके कई फॉर्म हैं, इसके हैं किसके रिलायबिलिटी में इसके कई टाइप्स हैं। आपका टेस्ट रीटेस्ट मेथड भी है और इंटर आइटम कंसिस्टेंसी भी है और आपका पैरेलल फॉर्म मेथड है। ठीक है, तो ये हमें आपका टेस्ट रीटेस्ट मेथड भी है, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी भी है, स्प्लिट हाफ भी है और पैरेलल फॉर्म है। ठीक है, ये किसके क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी रिलायबिलिटी है,
रिलायबिलिटी के कितने प्रकार हैं? तो रिलायबिलिटी के हमारे 4 हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, पैरेलल फ्रॉम मेथड और इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मेथड। उपरोक्त में से सभी दे सकता है, कौन नहीं है ये भी दे सकता है। तो 4 हैं आपके। आपका पहला है आपका टेस्ट रीटेस्ट मेथड, दूसरा है आपका स्प्लिट हाफ मेथड, तीसरा है पैरेलल फ्रॉम मेथड, चौथा है हमारा इंटर आइटम कंसिस्टेंसी मेथड। 3 दे देगा, उपरोक्त में सभी लगा देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके अब जब हम टेस्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आपका टेस्ट रीटेस्ट में क्या क्या मतलब है, इंटर आइटम क्या मतलब है, पैरेलल का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा अगर पर्पज क्या है तो कुछ नहीं सोचना है, आपको वैलिडिटी मापना है। जैसे हमारा बाट है जो वेट मापता है, 1 किलो का जो वेट मापता है वो आपका मापने का काम आएगा। तो हमारा 1 किलो जो वेट है वो उसका पर्पज कर रहा है वजन मापने के लिए। जो लीटर है वो दूध मापने के लिए बनाया गया, वो उसका वो पर्पज पूरा करेगा। ठीक है, जो हाइट मापने की मशीन है वो मेजरमेंट करेगी, वो उसका पर्पज पूरा कर रही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 74 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी इज द बेस्ट मेजर थ्रू। कौन सा टेस्ट है जो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी का मेजर करता है? कौन सा टेस्ट है जो आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी का मेजरमेंट करता है? ठीक है, हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किसके द्वारा मापी जाती है? आप जो टेस्ट हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट। तो ये आपका मापता है मोटर फिटनेस एबिलिटी मापता है। ठीक है, तो ये आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी का नहीं है। ये किसका ये आपका मोटर फिटनेस एबिलिटी का है। इंडियाना मोटर फिटनेस क्या बताता है? मोटर एबिलिटी मापता है। क्या मापता है? मोटर फिटनेस एबिलिटी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, वेरी गुड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, वो आपका क्या करता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी का मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो आपका जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होगा। आंसर क्या होगा? हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होगा। मैंने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की चर्चा पिछली क्लास में की थी, तो बताने की जरूरत नहीं, आप वहाँ से देख लेंगे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर टू कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ठीक है, इसमें मैंने आपका पूरा फार्मूला बताया था, किसने ब्राउअर ने दिया है। ठीक है, तो वहाँ आप देखिएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें है JCR जो टेस्ट होता है जनरल मोटर एबिलिटी मापता है। JCR जो मापता है वो जनरल मोटर एबिलिटी मापता है। और आपका जान मैथनी परीक्षण वो 2 मेजर न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापता है। जो जान मैथनी है वो आपका 2 मेजर द न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है 75। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ फिलहाल पिछली क्लास में। मीडियन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपके केंद्रीय प्रवृत्ति मापों होती है। इसमें मैंने बताया था कि मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो कह रहा है मीडियन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसिडर्ड एज। मीडियन किसको मापता है? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए एक तरीका मीडियन है, मतलब मीडियन है तरीका है, वो किसे मापता है? तो मीडियन होता है आपका किसके लिए होता है? आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 है आपका वैल्यू ऑफ मिडिल। वैल्यू ऑफ किसको मापता है? वैल्यू ऑफ मिडिल को नापता है। ठीक है, इसमें जो मीडियन है उसका फार्मूला बताया था मैं n+1/2। मैंने जो फार्मूला बताया था
n+1/2 बताया था। क्या बताया था फार्मूला? n+1/2। जैसे कोई भी संख्या दी हो, मान लो दे दी है संख्या 4 8 9 5 6, 4 4 8 9 5 6, ठीक है। संख्या दी हमारी कौन सी दी है? 4 8 9 5 6। अब इनको क्या करेंगे? सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी आएगी 4, फिर आएगी 5, फिर आएगी 6, फिर आएगी हमारी 8, फिर आएगी 9, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कह रहा है फार्मूला हमारा है n+1/2। n कितना हमारा है? 5। n कितना है? 5/5 + 1/2, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 6/2। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको? फार्मूला है n+1/2। n कितना है? नंबर ऑफ जो हमारे संख्याएं हैं वो कितनी है? 5 है। 5 + 1 6, 6/2। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब देखते हैं जो हमने सीक्वेंस में लिखा था कि पहले नंबर पर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9। तो जो मिड वैल्यू कह रहा है कि वैल्यू इन द मिडिल, वो कौन निकालता? हमारा मीडियन, ठीक है। तो आपका मिडिल वैल्यू होगी हमारी 6। आंसर होगा इसमें। क्या आंसर होगा हमारा? आंसर क्या होगा हमारा? मिड पॉइंट क्या है हमारा? 6 है। हमारा मिड पॉइंट क्या है? हमारा 6 है, ठीक है। आंसर का 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? नहीं आया हो तो अगली क्लास में जब हम स्पेशली आपको बताएंगे इस सॉरी आपका पढ़ाएंगे, आपका स्टैटिक्स पढ़ाएंगे और बेहतर क्लियर कर देंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 76 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है ये देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है इंसुलिन इज सिक्रेट बाई। इंसुलिन कहाँ से, इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो आप देखते हैं इंसुलिन जो होता है वो आपका पैंक्रियास से सिक्रेट होता है। कहाँ होता है? पैंक्रियास से। इसमें जो हमारा जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी कहाँ है? आपकी ग्लैंड है। क्या है? हमारी ग्रंथियाँ हैं। लीवर, हम थोड़े से जो आंसर हमारा वो पैंक्रियाज है। इंसुलिन कहाँ से होता है? पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है। बल्कि हम थोड़ी चर्चा हम सभी कर लेते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर आपकी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या हमारी लीवर क्या है? एक्सोक्राइन है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ये आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और बाह्य स्रावी है, सबसे बड़ी भी है, ठीक है। और बाकी हमारी पैंक्रियाज, पिट्यूटरी और थायराइड ये क्या हमारी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या हमारी? एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। और लीवर क्या हमारी? बाह्य स्रावी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा जान लेते हैं लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। अब लीवर की जो बाहरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं? अभी क्वेश्चन पूछा गया है। लीवर की बाहरी परत को हम बोलते हैं आपका पेरिटोनियम झिल्ली होती है। लीवर वाइल जूस निकालता है। लीवर क्या निकालता है? वाइल जूस निकालता है। और लीवर ऊर्जा का स्टोर भी करता है। लीवर क्या करता है? ऊर्जा का स्टोर करता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात पैंक्रियाज की कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज हमारी क्या होती है? गुलाबी सी होती है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 5 से 6 इंच होती है, मतलब 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। पैंक्रियाज आपका 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करती है। आपका लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और आपका ट्रिप्सिनोजन करता है ट्रिप्सिनोजन। तो लाइपेज जो करेगा हमारा, लाइपेज करेगा हमारा वसा का पाचन करेगा। लाइपेज किसका करेगा? वसा करेगा। एमाइलेज करेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट करेगा। और ट्रिप्सिनोजन जो करेगा वो आपका किसका करेगा? ट्रिप्सिनोजन करेगा। ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा? हमारा प्रोटीन करेगा। किसका करेगा?
ट्रेप्सिनोजन क्या करेगा, प्रोटीन क्या करेगा, किसका, प्रोटीन का, ट्रेप्सिनोजन क्या करेगा, प्रोटीन क्या करेगा। तो ये हमारा इसके बारे में होगी। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड है, सॉरी पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका जो वजन होता है हमारा 0.6 ग्राम या कभी 0.5 ग्राम या 0.6 ग्राम मिलता है। इससे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, जो सभी ग्रंथियों पर इसका क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, इस जो क्वेश्चन इसका बनता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके 2 लोब होते हैं। ये कहाँ होती है, पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसकी जो लोकेशन कहाँ होती है, तो स्फेनाइड बोन होती है। कहाँ, आपकी जो स्फेनाइड बोन होती है यहाँ पर, उसके गड्ढे में आपकी इसकी लोकेशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, स्फेनाइड बोन के गड्ढे में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, आपका पोस्टीरियर लोब और इंटीरियर लोब। पोस्टीरियर मतलब पिछला, इंटीरियर मीन्स अगला। पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन का होता है। पोस्टीरियर लोब से आपका होता है आपका वैसोप्रेशन, जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन। किससे है, हमारे पोस्टीरियर से। और इंटीरियर से क्या है, हमारे इंटीरियर से है आपका STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ATCH एंटीकॉर्टिको हार्मोन, और आपका है MSH मेलानोसाइट हार्मोन्स, और आपका LTH ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारे किसके हैं, इंटीरियर के हैं। इंटीरियर अगले पार्ट के हैं। पोस्टीरियर के हैं आपका वैसोप्रेशन और ऑक्सीटोसिन, और आपका LTH STH MSH ATCH किसके हमारे हैं, इंटीरियर पार्ट के, याद रखिएगा। अब हम इसी में थोड़ी सी हमारा थायराइड है, थायराइड की बात लेते हैं। थायराइड में क्या है, इसका जो वजन है वो 25 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 25 ग्राम होता है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। इतना ही है, जब ग्लैंड पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो हम, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि द एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन कैरिकुलम शुड बी स्ट्रेस ऑन। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की पाठ चर्चा में निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो जिसका जो आंसर है वो आपका है मूवमेंट एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में कह रहा है कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन कैरिकुलम शुड बी स्ट्रेस ऑन, कि जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की पाठ चर्चा में निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। तो जो उसका आपका होगा गतिज खेल। ठीक है, जो बेसिक शिक्षा होती है उसमें आपका गतिज खेलों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गतिज शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति है। ठीक है, श्रेष्ठ पद्धति है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल और आपका लेजिस्फेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो डेमोक्रेट होगा। डेमोक्रेटिक आपका सबसे बेस्ट होता है, जिसको हम जनता चुनती है। ठीक है, और आपका लेजिस्फेयर का सबसे ढीला होता है, वो उससे हम लेजिस्फेयर बोलते हैं, जो सबसे जिसमें कोई किसी की बात नहीं मानता है, सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, वो लेजिस्फेयर में होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा बेस्ट आपका डेमोक्रेटिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, LT में भी आया और जगह भी पूछा गया है कि ऑन सेट कमांड स्प्रिंटर इज इन। जब हम स्प्रिंटर रेस लगवाते हैं 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर, तो कमांड देते हैं एथलीट ऑन योर मार्क सेट के बाद गन फायर करते हैं या गो बोलते हैं। तो जब सेट कमांड देता है, सेट कमांड की पोजीशन में कौन सा बैलेंस काम करता है, कौन सा बैलेंस रहता है। बैलेंस 3 प्रकार होते हैं,
आपका बैलेंस कितने प्रकार के हैं हमारे? 3 प्रकार के हैं। आपका स्टेबल बैलेंस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थिर संतुलन। आपका ऑप्शन नंबर 2 अनस्टेबल, ऑप्शन नंबर 2 पे नेचुरल इक्विलिब्रियम। आपका उदासीन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे? उदासीन या तटस्थ। तीसरा है अस्थिर संतुलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे स्थिर संतुलन होता है उसे हम स्टेबल बोलते हैं। जब इसमें होता क्या है, किसी भी एक्टिविटी को हम करते हैं, जैसे हम फुटबॉल में किक लगाना हो, तो आपका स्टांस, एग्जीक्यूशन और फॉलो थ्रू। तो जो बेसिक रहता है किसी भी स्किल का, जो स्टांस होता है वो आपका उसमें बैलेंस भरपूर रहता है स्टांस में, ठीक है। जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें कम हो जाता है। अब हमें देखना है कि हम बात कर रहे हैं कि ऑन सेट कमांड स्प्रिंट रेस। स्प्रिंट रेस में जो सेट कमांड होता है, एथलीट ऑन योर मार्क, तो उसमें ऑन योर मार्क में आपका जो बैलेंस रहेगा वो आपका स्टेबल रहेगा, भरपूर पूरा आपको बैलेंस मिलता है, बॉडी आपकी बैलेंस में रहती है। जैसे कमांड सेट मिलता है, सेट में आपका बॉडी वेट आपके शोल्डर पे आ जाता है। आपका जब ये आप कप शेप बनाते हैं तो आप बॉडी आगे झुक जाती है और आपका हिप होते हैं ऊपर उड़ जाते हैं, तो आप उस पोजीशन में आप बॉडी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, बॉडी गिर जाएगी। तो क्या उसी बोलते हैं अनस्टेबल, मतलब अस्थिर अवस्था में रहती है। तो उससे आपका आंसर होगा सेट कमांड में अस्थिर संतुलन होगा, अनस्टेबल आपका इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर? ठीक है। अब जो देखते हैं कि स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल जो होता है उसमें बॉडी का सपोर्ट ज़्यादा होता है, आप उस समय किसी भी पोजीशन में लंबे समय तक रह सकते हैं, वो आपका स्टेबल है। अनस्टेबल में आप विदिन सेकेंड बाद अगर एक्शन नहीं होगा तो बॉडी हमारी गिर जाएगी। और उदासीन में क्या होता है, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित के छोड़ दी जाए, तब वस्तु पूर्वावस्था में आने का प्रयास न करे बल्कि नई स्थिति में आ जाए। जिसे हम फुटबॉल में किक लगा दें और फुटबॉल चली जाए और फिर वो अपनी स्थिति में आ जाए, उसे बोलते हैं उदासीन संतुलन। ठीक है, मैंने याद रखिएगा कि सेट कमांड में अनस्टेबल। और पूछ सकता है, मैंने बताया अभी कि जैसे आपका 3 फेज होते हैं, स्टांस, एग्जीक्यूशन और फॉलो थ्रू। जो स्टांस होता है, स्टांस में आपका फुल आपका बैलेंस रहता है, और एग्जीक्यूशन में क्रिया का संपादन जब क्रिया, तो उसमें भी बैलेंस आपका ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। और फॉलो थ्रू जब हमारी क्रिया संपन्न हो जाती है तो पूर्व अवस्था में आने के लिए जो हम फॉलो थ्रू को, बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉलो थ्रू करते हैं। तो ऑन सेट कमांड में आपका होगा, सेट कमांड में होगा आपका अनस्टेबल होगा, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 पे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 80 हमारा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि एन एक्टोमार्फ इंडिविजुअल हैज एक एक्टोमार्फ व्यक्ति होता है, एक एक्टोमार्फ व्यक्ति होता है, होगा तो कैसा होगा? मैंने पिछली क्लास में बताया था, इंडो मीजो एक्टो। तो एक्टो जो होगा वो क्या होगा? आपका पतला दुबला कैसा शरीर वाला होगा? थिन एंड सिलेंडर फ्रेम, थिन एंड सिलेंडर फ्रेम। मैंने इसकी बहुत बड़ी क्लास पिछली क्लास में बताया था, इसलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखो कि एक्टो होता है वो आपका थिन और सिलेंडर फ्रेम होता है, मतलब पतला और दुबला शरीर वाला होता है। जो इंडो होता है वो मोटा होता है। जो आपका इंडो मीजो होता है जो वो एथलेटिक बॉडी होती है, मस्कुलर बॉडी होती है। जो आपका इंडो होगा वो आपका इंडो मोटा थुलथुला बॉडी वाला होगा। जो आपका मीजो होगा वो मस्कुलर बॉडी होगा, एथलेटिक बॉडी होगा। जो एक्टो होगा वो पतला होगा, जिससे बास्केट वॉलीबॉल प्लेयर होते हैं वो आपके आते हैं एक्टोमार्फ में आते हैं। जो रेसलिंग वाले होंगे वो इंडो में आते हैं, ठीक है। और आपका जो मीजो हुए होंगे वो आपका एथलेटिक्स वाले होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द हार्ट मसल्स स्काल। हार्ट मसल्स किसे कहते हैं? हार्ट मसल्स मतलब हृदय की पेशी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी हार्ट मसल्स किसे कहते हैं? ये देखिए, जो हृदय पेशी कहते हैं, तो हृदय पेशी तो आपकी सभी हैं वैसे, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम,
मायोकार्डियम और इपिथीलियम। ये आपका तो नहीं है बिल्कुल, बट लेकिन जो कहा जाता है पेरिकार्डियम भी आपकी हार्ट की है, एंडोकार्डियम भी है, मायोकार्डियम भी है, लेकिन जिसे हृदय पेशी कहते हैं उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम को हृदय पेशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हृदय हमारा बना होता है वो आपका किससे बना होता है? मायोकार्डियम के बना से होता है। किससे होता है? ये जो रेड कलर की बनाई है, क्योंकि जो थिकनेक होती है, जो आपकी हार्ट मसल की थिकनेक होती है, मोटाई होती है, सबसे ज़्यादा इसी को होती है। इसी से वर्कआउट होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है, वो आपका मायोकार्डियम होता है। सारा इफेक्ट इसी को पड़ता है। इसलिए हार्ट मसल्स को मायोकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मायोकार्डियम। लेकिन जो आपकी ये है आपकी हार्ट की बाहरी लेयर है हमारी, ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। इंडो हमारी अंदर की है, ठीक है, ये वाली हमारी इंडो अंदर की है। जो मायो हमारी ये वाली है, जो हमारी ये वाली पूरा ये क्या मायो मोटी वाली, ठीक है। तो हार्ट मसल को हम मायोकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर अकर इन बोन। व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। कौन सी हड्डियों में आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है? मतलब तनाव, जब हम लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो हमारी हड्डियां हल्का सा वहाँ से ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। तो अधिकांशतः आपके जो घुटने के नीचे की हड्डियां होती हैं, आपके बिलो द नी के नीचे वाली हड्डियां क्या होती हैं? वो स्ट्रेस फ्रैक्चर का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर अकर बोन्स, मतलब कहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है? तो आपका बिलो द नी घुटने के नीचे कहाँ आपका घुटने के नीचे स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसको देखिए आप। अरेंज द फॉलोइंग मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन ए सीक्वेंस, ठीक है। इनको सीक्वेंस में लाना है, ठीक है। तो पहला हमारा जो आपका होगा, पहला हमारा है रेंज डेविएशन। नंबर 1 पर रेंज है, तो देखो आपका दूसरे नंबर पर, दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर पर किस में आ रहा है? तो आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा है आपका एवरेज डेविएशन, फिर आपका है तीसरा क्वार्टाइल डेविएशन, फिर है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सीक्वेंस इसका है दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका रेंज डेविएशन है, चौथे नंबर पे एवरेज है, और तीसरे नंबर पे आपका क्वार्टाइल डेविएशन है, पहले नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सीक्वेंस है आपका है, वो पहले नंबर पे आपका रेंज डेविएशन, दूसरे नंबर पे आपका एवरेज डेविएशन, तीसरे पे क्वार्टाइल है, चौथे पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आंसर सही होगा हमारा इसका, कूट संख्या हमारी पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 84 देखना है। 84 टाइम भी काफ़ी हो गया है, बस थोड़ा सा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 84 है वो क्या कह रहा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसकी चर्चा भी मैं कर चुका था भाई, तब भी जान लीजिए कि वसा में कौन सा विटामिन घुलता है। वसा में घुलनशील आपको बताया था कि जल में बताए थे हमने, जल में और वसा में बताया ADEK, और यहाँ पर B और C बताया था, ठीक है। तो कह रहा कि फैट मतलब वसा की बात कर रहा है। वसा में जो अब इसमें कूट भी देखना है कि कूट संख्या देखिए इसमें, अब देखिए जो वसा में है आपका कौन कौन से हैं इसमें देखना है। वसा में आपका A होता है,
ये सही है। और आपका डी होता है, और आपका दो दो से मिलाना है आपको। तो आपका पहला और तीसरा किस में है? पहला और ए और के, ए और डी, ए और डी किस में? पहला और तीसरा, पहला तीसरा इसमें ऑप्शन में नहीं है। ये गलत है क्वेश्चन, तो इसको हम सही कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं हम, आपका चौथे नंबर पे हम विटामिन, आपका यहाँ पर सी दिया है, ठीक है, आपको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, के कर लेते हैं, यहाँ पर के कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आपका मिलेगा ए, कूट नंबर ए और आपका के, मतलब आपका पहला और चौथा, पहला चौथा कहाँ मिल रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका सही होगा। ये क्वेश्चन ही गड़बड़ था, तो आपका हमने सही कर लिया क्वेश्चन को। तो पहला और चौथा, पहला आपका विटामिन ए है और चौथा आपका के है, तो कोट नंबर चौथा सही है, आंसर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, उसको देखते हैं 85 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अब देखिए, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट रिलेटेड टू गेम ऑफ हॉकी। मतलब कॉम्बिनेशन मिलाना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन, हॉकी खेल संबंधित मापों की उचित समायोजन, मतलब मापें दी हुई हैं, कौन कौन सी हॉकी की हैं वो देखना हमको है। तो आप देखिए, हॉकी में जो लेंथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, 100 बाई 60 होती है यार्ड में, 100 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता है। मतलब हमारा कूट नंबर 2 सही है, दो इसका है। और हमारा 16 यार्ड, जो जिसे हम शूटिंग सर्किल एरिया बोलते हैं, डी बोलते हैं, वो 16 यार्ड की होती है। बाकी 120-80 आपका हॉकी से नहीं है, और 12 यार्ड भी हॉकी से नहीं है। तो दूसरा और चौथा कोड देखिए कौन सा किस में बैठ रहा है, दूसरा और चौथा, हमारा चौथा आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर सही है? चौथा आंसर सही है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप फॉर मैनेजिंग ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम। इसमें भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसको हम करेक्ट करके ये लिखे हमने ऑप्शन ये वाले, ठीक है। तो कह रहा है कि खेल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा जो आप जानते ही हैं कि पोस्ट कॉर्प थ्योरी है हमारी, है POSCORP, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, को से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्ट, बी से बजट। ये हमारा सीक्वेंस इसका है। तो सबसे पहले इसमें हमारा आएगा, देखो इसमें ऑप्शन सही है, हमने सही करके दिखाया। उसमें देखिए नंबर 3, जो नंबर 3 पहले होगा, पहले नंबर पर हमारी प्लानिंग होगी, देखो लिखा भी हमने प्लानिंग। दूसरे नंबर पे हमारा होगा स्टाफ होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारा होना चाहिए आपका डायरेक्शन, फिर हमारा बजट। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, को CO पे कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य, और आपका R फॉर रिपोर्ट, B फॉर बजट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, आपका 2 सही होगा आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू प्रिंट ऑफ द टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं? ब्लू प्रिंट जहां भी आए वो उसे कहते हैं स्ट्रेटजी। कैसे कहेंगे? स्ट्रेटजी। जो हमारी किसी खेल की जो रणनीति होती है, हम ब्लू प्रिंट मतलब एक खाका बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम गेम खेलते हैं। ये आपका कोई इसका लिखित नहीं होता है, ये अपने आप टीम जो कैप्टन होता है, वो आपका जो टीम मेंबर होते हैं, उन्हें वो अपने तरीके से कैसे एक खाका तैयार करके समझाता है, उससे हम बोलेंगे ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या? हमारा स्ट्रेटजी। याद कर लो जो नहीं समझ में रहा है, तो ब्लूप्रिंट मतलब स्ट्रेटजी।
ब्लूप्रिंट को हम स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं, इसी को हम रणनीति देते हैं। ये रणनीति अपना कैप्टन वो अपने गेम के सिचुएशन के आधार पर तैयार करता है, वो अपने टीम मेंबरों को बताता है, उसी हिसाब से गेम की प्लानिंग चलती है, उसी हिसाब से गेम हम खेलते हैं। तो ब्लूप्रिंट आए तो आपको स्ट्रेटजी, रणनीति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध स्वास्थ्य कार्यक्रम से, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कि निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है, तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, बल्कि इसमें जो आंसर जो माना था आयोग ने, इसमें माना था स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना, क्योंकि आप अभी कहेंगे कि आपने पिछली क्लास में बताया था, उसमें मैंने इसकी डिटेल में व्याख्या की थी, क्योंकि उसमें आपका ऑप्शन नहीं था कि हम अनुसंधान, स्कूल का काम अनुसंधान करना नहीं है, आपका हेल्थ रिसर्च करना नहीं था, ठीक है। बल्कि इसका जो आंसर है आप समझ लो, निम्नलिखित में किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है, तो सटीक आंसर है स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है, बस जल्दी समाप्त कर रहे हैं। केंद्रीय विषय क्या है आपका, केंद्रीय विषय क्या है, गति, अभी आया था, मोशन आया था, ठीक है। तो आपका फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा विषय का केंद्रीय विषय जो है फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, तो किसमें आपका मोशन होगा, क्या होगा, मोशन, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है आपका 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसको देखो आप। ट्रांजिशन पीरियड इज ट्रेनिंग साइकिल एम्स, ट्रांजिशन पीरियड को हम संक्रमण काल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं। ट्रेनिंग के 3 फेज होते हैं आपका, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड और ट्रांजिशन। प्रिपरेटरी तैयारी काल, कंपटीशन प्रतियोगिता काल और ट्रांजिशन संक्रमण काल। संक्रमण काल को हम रेस्ट पीरियड बोलते हैं, संक्रमण काल को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट पीरियड। इसे हम रेस्ट पीरियड बोलते हैं कि जब प्रतियोगिता खेलते हैं, खेलने के बाद जो आराम करते हैं उसे हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। अब कह रहा कि ट्रेनिंग साइकिल संक्रमण काल का ध्येय होता है, तो इसमें देखो आ गया, रेस्ट ही आ गया आपका, रिकवरी। क्या होता है इसका आंसर, रिकवरी। पहले हम तैयारी करेंगे, फिर हम कंपटीशन खेलेंगे, कंपटीशन के बाद हम आपका कुछ महीने के लिए हम रेस्ट पे चले जाते हैं। बात समझ में आई। पहले तैयारी करते हैं, मान लो हमने किसी भी प्रतियोगिता की हम तैयारी की, तैयारी के बाद फिर हम कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन जब हमारा फाइनल कंपटीशन हो जाता है तो हम कुछ दिन के लिए रेस्ट पे चले जाते हैं। जैसे मान लो ओलंपिक है, ओलंपिक 4 साल बाद होता है, तो ओलंपिक की तैयारी हम लगातार कर रहे हैं, और फिर हम ओलंपिक जो प्रतियोगिताएँ होंगी उनमें प्रतिभाग करेंगे। फिर जब हमारा मेन कंपटीशन होगा उसमें प्रतिभाग करेंगे, तो हम गोल्ड मेडल लाएंगे। गोल्ड मेडल लाने के बाद हम कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए हम रेस्ट पे चले जाते हैं, उसे बोलते हैं आपका रिकवरी पीरियड। बात समझी। मान लो 12 महीने हैं, 7 महीने हमने 6 से 7 महीने हमने क्या की, तैयारी की, 3 से 4 महीने हमने क्या किया, आपका कंपटीशन किया, और 1 से 1.5 माह हमने क्या किया, रेस्ट किया। इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा आपको। तो जैसे मान लो आपका 6 से 7 माह हमने प्रिपरेटरी पीरियड हुआ, 3 से 4 माह आपका 3 से 4 माह है, 3 से 4 माह हमारा कंपटीशन रहा, और 1 से 1.5 माह है आपका क्या रहेगा, संक्रमण काल, उसे हम बोलते हैं रिकवरी पीरियड।
क्या बोलेंगे, रिकवरी या रेस्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ट्रांजिशन पीरियड को हम क्या उद्देश्य होता है, आराम करना। आराम करना मतलब रेस्ट करना, मतलब रिकवरी करना। जो हम कंपटीशन के दौरान हमारी बॉडी में फटीग हुई है, इंजरी हुई है, उसको रिकवरी करते हैं। ठीक है, तो हम आज की चर्चा यहीं तक करते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा जब आपको ट्रेनिंग पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। बल्कि याद रखिएगा कि ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वो उसे हम रेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रेस्ट पीरियड या रिकवरी पीरियड। इसके जो मैंने बताया कि 3 आपके होते हैं, प्रतियोगिता के 3 मेन पार्ट होते हैं। प्रिपरेटरी तैयारी काल, कंपटीशन प्रतियोगिता काल, और आपका संक्रमण काल। संक्रमण काल का जो समय होता है वो आपका आपका 1 से 1.5 महीने का होता है, आपका 30 दिन से 45 दिन का होता है। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और है, आपको थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि जो इसमें प्रिपरेटरी तो आपके क्योंकि इसमें जो प्रिपरेटरी हो जाएंगे, प्रिपरेटरी 3 हो सकते हैं, कंपटीशन 3 हो सकते हैं, और जो आपका ट्रांजिशन पीरियड होगा वो एक ही होगा। अगर सिंगल पेरियोडाइजेशन होगा तो भी आपका सिंगल पेरियोडाइजेशन होगा तो आप एक प्रिपरेटरी, एक कंपटीशन, एक ट्रांजिशन। डबल पेरियोडाइजेशन होगा, 2 प्रिपरेटरी, 2 कंपटीशन, 1 ट्रांजिशन। ट्रिपल पेरियोडाइजेशन होगा तो 3 प्रिपरेटरी, 3 कंपटीशन, 1 ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पीरियड आपका सिंगल ही रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है रिकवरी। और बाकी चर्चा आप स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे हम। समझ में तो आ गया होगा आपको? कोई समस्या हो तो बताइएगा आप लोग।